कहानी की शुरुआत में हमारी मुलाकात एक हेनरी नाम के आदमी से होती है जो अपने परिवार के साथ बेहद खुश है। वो अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ पार्क के अंदर एंजॉय कर रहा है। उसकी बीवी कैमरे से उसकी वीडियो शूट कर रही है। हेनरी उस कैमरे में देख के कहता है, मैं अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश हूँ। इस फैमिली को देख के लगता है जैसे मानो इनको जिंदगी जीनी आती है। अब कहानी आज से 25 साल आगे चली जाती है। हेनरी अपने कार में एक ट्रैफिक में फंसा हुआ है। दरअसल आज हेनरी की अपनी डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है। हेनरी को इस ट्रैफिक की वजह से काफी ज्यादा गुस्सा भी आ रहा है। अब हेनरी वो हेनरी नहीं रहा जो 25 साल पहले हुआ करता था, जो अपनी लाइफ को एंजॉय किया करता था। अब हेनरी का स्वभाव बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा हो गया है। बहुत जल्द ही हेनरी की किसी से भी लड़ाई हो जाती है। हेनरी जब अपने कार को उस ट्रैफिक सिग्नल से लेके क्रॉस करता है तो उसकी गाड़ी एक टैक्सी ड्राइवर से हिट हो जाती है, जिसके बाद हेनरी अपनी कार से उतर के बाहर आता है और उस टैक्सी ड्राइवर को बहुत ज्यादा बुरा भला कहता है और कहता है कि मैं एक लॉयर हूँ, मैं तुम्हारे लाइसेंस को कैंसिल करवा दूंगा। इसके बाद वो अपने हॉस्पिटल पहुंचता है और वहाँ पे वेट करने के बाद हेनरी को पता चलता है कि आज उसका डॉक्टर छुट्टी पर है और उसे आज कोई और डॉक्टर चेक करेगी। हेनरी को जो डॉक्टर चेक करने वाली है उसका नाम सेरेन है। सेरेन भी अपने रूटीन की वजह से लेट हो जाती है। दरअसल सेरेन भी अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहती है। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि हेनरी का जो डॉक्टर है उसका सेरेन के साथ अफेयर चल रहा है, इसीलिए वो डॉक्टर अपने सारे काम सेरेन को सौंप कर खुद छुट्टियां मनाने के लिए चला जाता है। सेरेन जब हेनरी को चेक करने के लिए केबिन में जाती है तो हेनरी उसे देख के बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है, मैं यहाँ पे पिछले कई घंटों से अपने डॉक्टर का इंतजार कर रहा हूँ और तुम कौन हो। जिसके बाद सेरेन बताती है कि आज डॉक्टर छुट्टी पर है और साथ ही वो हेनरी के ब्रेन स्कैन को देख के बताती है कि उसके ब्रेन के पिछले हिस्से में एन्यूरिज्म है, जिसकी वजह से उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है। साथ ही वो हेनरी से ये भी बताती है कि ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है जिसके अंदर इंसान के बचने के काफी कम चांसेस होते हैं। तुम्हें इस बीमारी का इलाज कराने के लिए किसी अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। हेनरी उससे पूछता है कि क्या मैं इस बीमारी का इलाज कराऊं तो मैं बच सकता हूं, जिस बात पे डॉक्टर उससे कहती है कि इसके बहुत ही कम चांसेस है, यकीन के साथ कुछ भी नहीं कहा जा सकता। हेनरी डॉक्टर से पूछता है कि उसके पास कितना समय बचा है तो सेरेन उसे बताती है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। हेनरी बार बार सेरेन से एक ही सवाल पूछ रहा होता है, जिसपे सेरेन को गुस्सा आ जाता है। सेरेन के बगल में एक मैगजीन रखी होती है जिसके ऊपर 90 मिनट्स लिखा होता है। वो हेनरी से कह देती है कि तुम्हारे पास बस 90 मिनट्स बचे हुए हैं। हेनरी को ये सुनने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो डॉक्टर से कहता है कि अभी शाम के 5 बजे हुए हैं और मैं तुम्हें शाम के 6:30 बजे के बाद भी जिंदा रह के दिखाऊंगा और अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल करवा दूंगा। हेनरी जब हॉस्पिटल से बाहर निकलता है तो वो देखता है उसकी कार का टायर पंचर है, जिसके बाद वो एक टैक्सी के अंदर जाके बैठ जाता है। कुछ देर टैक्सी के अंदर बैठने के बाद उसका गुस्सा शांत हो जाता है। दरअसल टैक्सी के अंदर टैक्सी ड्राइवर नहीं होता और हेनरी उसी टैक्सी ड्राइवर का वेट कर रहा होता है। इसी बीच हेनरी के मन में ख्याल आने चालू होते हैं। वो सोचता है कि अगर डॉक्टर सेरेन का कहा सही हो गया तो वो अब से 90 मिनट बाद इस दुनिया को छोड़ के चला जाएगा। आज से 2 साल पहले उसके बड़े बेटी की मौत हो गई थी, जिसके बाद वो अपनी पत्नी से हमेशा लड़ता है। हेनरी से उसका छोटा बेटा कभी बात तक नहीं करता। हेनरी अपने बड़े बेटे की मौत के बाद पूरी तरीके से अलग हो गया। दरअसल वो अपने काम की वजह से अपने कभी परिवार को समय तक नहीं देता। अब उसे इन सभी बातों का एहसास अपने जीवन के आखिरी बचे 90 मिनट्स के अंदर हो रहा है। लेकिन ये बात सच नहीं है जो डॉक्टर सेरेन को पता है। डॉक्टर सेरेन को भी इस बात की चिंता होती है कि अगर ये बात उसके सीनियर्स को पता चली तो उसे इस हॉस्पिटल से तो निकाला ही जाएगा और साथ में उसके मेडिकल लाइसेंस को भी कैंसिल कर दिया जाएगा। वो बाहर हॉस्पिटल की लॉबी में आकर चेक करती है लेकिन हेनरी वहां से जा चुका था। साथ ही वो हेनरी के ऑफिस में भी कॉल करती है लेकिन हेनरी वहां पे मौजूद नहीं होता। डॉक्टर सेरेन ये सारी बात अपने कॉलीग को बताती है। उसका कॉलीग उससे कहता है कि तुम्हें हेनरी को ढूंढ के जल्द से जल्द इस हॉस्पिटल के अंदर भर्ती करना होगा, इसके बाद तुम्हारी सारी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी। वैसे भी वो तुम्हारा पेशेंट नहीं है। जिसके बाद ही डॉक्टर सेरेन उसे ढूंढने के लिए बाहर निकल जाती है। इधर हम देखते हैं कि हेनरी अपने फैमिली लॉ फर्म में आ गया है जो अपने भाई के साथ मिलकर संभालता है। उसका भाई कुछ डेलीगेट्स के साथ मीटिंग कर रहा होता है। हेनरी भी वहां पे पहुंच जाता है और वो उनसे एक सवाल पूछता है कि अगर आपके पास अपनी लाइफ के आखिरी 90 मिनट्स हो तो आप क्या करेंगे। तो उन्हीं में से एक क्लाइंट कहता है, मैं आखिरी बार अपनी बीवी से प्यार करना चाहूंगा। जिसके बाद हेनरी वहीं पे रखी अपनी फैमिली फोटो को देखता है और उसे ये याद आता है कि पिछले 2 सालों में ना तो उसने अपनी बीवी से और ना ही अपने छोटे बेटे से कभी ढंग से बात की है। और वो ये सुनने के बाद अपने ऑफिस से निकल जाता है। जब हेनरी बाहर सड़क पे टैक्सी का इंतजार कर रहा होता है वो अपनी सेक्रेटरी को कॉल करता है और वो उससे एक रेस्टोरेंट बुक करके अपने जीवन के 25 खास लोगों को वहाँ पे इकट्ठा करने के लिए कहता है। वो कहता है कि वो उनसे मिलना चाहता है और साथ ही उसे 1 साल पुरानी घटना भी याद आती है जब वो अपने बेटे को अपने लॉ फर्म में बुलाता है और वो उससे कहता है कि उसे भी अपनी फैमिली लॉ फर्म के साथ
जुड़ जाना चाहिए और उनके साथ काम करना चाहिए। साथ ही हेनरी अपने छोटे बेटे को नए विजिटिंग कार्ड्स भी दिखाता है जिन पे हेनरी ने अपने छोटे बेटे का नाम लिखवा रखा था, लेकिन हेनरी अपनी फैमिली लॉ फर्म में काम करने के लिए मना कर देता है। वो अपने पिता से कहता है कि आज तक आपने मुझसे कभी भी नहीं पूछा कि मैं अपने जीवन में क्या करना चाहता हूँ। मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मैं एक प्रोफेशनल डांसर बनना चाहता हूँ। ये कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। हेनरी अपने ऑफिस के खिड़की से वो सारे विजिटिंग कार्ड्स नीचे फेंक देता है जिन पे उसने अपने छोटे बेटे का नाम और कॉन्टेक्ट नंबर लिखवाया था। इसी घटना के बाद से हेनरी आज तक अपने छोटे बेटे से कभी नहीं मिला। इधर हम देखते हैं कि डॉक्टर सेरेन हेनरी के पास पहुंचने के लिए कैब का इंतजार कर रही होती है। इतने में ही उसके पास उसके कॉलीग डॉक्टर का कॉल आता है। वो उससे बताता है कि मैंने हेनरी के ब्रेन स्कैन को एक डॉक्टर के पास भेजा था जो कि न्यूरोलॉजिस्ट है। उसने बताया है कि हेनरी के ब्रेन में पहले से ही ब्लीडिंग स्टार्ट हो चुकी है और अब शायद उसके पास 90 मिनट भी नहीं है। हो सकता है वो उससे पहले ही मर जाए, इसीलिए तुम्हें उसे जल्द से जल्द ढूंढ के हॉस्पिटल में एडमिट करना होगा, तभी जाकर तुम्हारा मेडिकल लाइसेंस बच सकता है। हेनरी को कैब नहीं मिलती, वो पैदल ही चल रहा होता है और इसी बीच वो अपने बेटे के पास कॉल करता है। हेनरी का ये कॉल उसके बेटे का असिस्टेंट उठाता है। वो उससे कहता है कि वो अपने बेटे से बात करना चाहता है। जब असिस्टेंट हेनरी के बेटे से कहता है कि उसके पिता का कॉल है तो उसका बेटा अपने पिता से बात करने के लिए साफ मना कर देता है। इधर हम डॉक्टर सेरेन को देखते हैं जो कैब लेके हेनरी के लॉ फर्म में पहुंच जाती है। हेनरी की सेक्रेटरी उसे बताती है कि हेनरी अभी 2 मिनट पहले ही इस लॉ फर्म से निकल चुका है। यहाँ पे डॉक्टर सेरेन को हेनरी का छोटा भाई मिलता है जो कि वाकई में छोटा होता है। उसका छोटा भाई डॉक्टर सेरेन से पूछता है कि आखिरकार तुम हेनरी से क्यों मिलना चाहती हो, जिसके बाद डॉक्टर उसके छोटे भाई को हेनरी की सारी मेडिकल कंडीशंस बताती है। अब इसके बाद हेनरी का छोटा भाई भी उसके लिए काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। हेनरी का भाई हेनरी को कॉल लगाता है लेकिन उसका फोन बिजी जा रहा होता है, इसीलिए हेनरी का छोटा भाई भी डॉक्टर सेरेन के साथ उसे ढूंढने के लिए बाहर निकल जाता है। हेनरी को कैब नहीं मिलती, इसीलिए वो रास्ते से एक बुके खरीदता है और वो सीधे अपने घर चला जाता है। वो जब अपने घर जाता है तो वहाँ पे उसका नेबर बैठा होता है। वो अपने नेबर को वहाँ से जाने के लिए कहता है और कहता है कि मुझे अपनी बीवी से थोड़ी देर अकेले में बात करनी है, लेकिन उसकी बीवी उस नेबर को रोक लेती है और कहती है कि पिछले 2 सालों में आज तक तुमने मुझसे कभी भी बात नहीं की। मेरे बड़े बेटे के गुजर जाने के बाद मुझे भी कंधे की जरूरत थी, इसीलिए वो नेबर को डेट कर रही होती है। हेनरी को वो गुस्से में ये तक कह देती है कि इससे अच्छा तो ये होता कि तुम मर जाते। हेनरी को भी इस बात पे गुस्सा आता है और वो उससे कहता है कि शायद गॉड आज तुम्हारी ये विश जरूर पूरी कर देगा, और वो ये कहने के बाद उस घर से निकल जाता है। उसकी बीवी उसका लाया हुआ बुके गुस्से के मारे फेंक देती है। हेनरी बाहर निकलने के बाद अपने बेटे को वापस कॉल मिलाता है, लेकिन उसके बेटे का फोन अभी भी वेटिंग पे आ रहा था। वेटिंग के दौरान एक गाना बज रहा था। ये वही गाना था जो हेनरी के बेटों को बहुत ज्यादा पसंद था और कभी वो इसी गाने के ऊपर डांस किया करते थे। इस बार फिर से कॉल उसके बेटे का असिस्टेंट ही रिसीव करता है। हेनरी उससे अपने बेटे से बात कराने के लिए कहता है, लेकिन वो उससे बात कराने से मना कर देता है क्योंकि हेनरी का बेटा उससे बात नहीं करना चाहता। अब हेनरी को इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपना फोन पटक के वहीं पे तोड़ देता है। जिसके बाद हेनरी की नजरें उसी रेस्टोरेंट पे पड़ती है जिस रेस्टोरेंट को उसने अपने सेक्रेटरी से कह के बुक करवाया था और अपने खास 25 दोस्तों को वहाँ पे खुद से मिलने के लिए बुलाया था। इस रेस्टोरेंट के अंदर सारी तैयारियां हो चुकी थी। अब हमें दूसरी तरफ हेनरी के छोटे भाई को दिखाया जाता है जो डॉक्टर को लेके हेनरी के घर पे पहुंच जाता है। वो दोनों उसके घर पे पहुंच के उसकी बीवी से हेनरी के मेडिकल कंडीशन के बारे में बता देते हैं। हेनरी के मेडिकल कंडीशन के बारे में सुन के हेनरी की बीवी को भी बहुत ज्यादा दुख होता है। वो उसे दोबारा कॉल मिलाती है, लेकिन अब कोई फायदा नहीं था क्योंकि हेनरी अपना फोन तोड़ चुका था। अब हम हेनरी को देखते हैं जो कि उस रेस्टोरेंट के अंदर जाता है। उस रेस्टोरेंट के अंदर हेनरी से मिलने के लिए हेनरी का एक स्कूल फ्रेंड आया होता है जो कि आज हेनरी से पूरे 40 सालों के बाद मिल रहा था। हेनरी उससे बताता है कि आज वो उससे मिल के कितना ज्यादा खुश है, लेकिन हेनरी का दोस्त उल्टा उससे कहता है कि मैं तुमसे मिलके बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ क्योंकि तुमने उस लड़की को डेट किया था जिसको मैं पसंद करता था। हेनरी को ये बात सुन के गुस्सा आ जाता है क्योंकि हेनरी ने अपनी मेडिकल कंडीशन उसे बताई थी, जिसके बाद भी वो उसके लाइफ के आखिरी 90 मिनट्स के अंदर उससे शिकायत कर रहा था। हेनरी गुस्से के मारे उस रेस्टोरेंट से बाहर निकल जाता है। अब हेनरी को ये बात समझ में आने लगती है कि शायद वो अपने जीवन के आखिरी समय में अपने बेटे से ना मिल पाए क्योंकि उसके इतने कॉल करने के बाद भी उसके बेटे ने उसका फोन लेने से मना कर दिया था। इसके बाद हेनरी एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे जाता है जहाँ से वो एक कैमरा खरीदता है जिसके सहारे वो अपना आखिरी मैसेज अपने परिवार के लिए रिकॉर्ड कर सके। जिसके बाद हम देखते हैं डॉक्टर सेरेन, उसका भाई और उसकी पत्नी उसी रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं जिस रेस्टोरेंट को हेनरी ने बुक करवाया था, लेकिन हेनरी इन तीनों को यहाँ पे नहीं मिलता क्योंकि वो यहाँ से जा चुका है। अब ये तीनों मिलकर यहाँ पे डिसाइड कर
करते हैं कि हेनरी की बीवी अपने घर जाएगी और उसका भाई अपने लॉ फर्म जाएगा और डॉक्टर सेरेन उसे यहाँ के आसपास के इलाके में ढूंढेगी, क्योंकि अब इन तीनों को नहीं पता कि आखिरकार हेनरी गया कहाँ पर है। हम इधर हेनरी को देखते हैं कि वो घूमते घूमते कुछ होमलेस लोगों के पास पहुंच जाता है। हेनरी को वो कैमरा चलाना नहीं आता था, इसीलिए वो उन लोगों से पूछता है, क्या तुम लोगों को ये कैमरा चलाना आता है? तो उसमें से एक आदमी को वो कैमरा चलाना आता था। वो उस कैमरे को ऑन करता है और वो हेनरी को फिल्म करना चालू कर देता है। हेनरी भी उस कैमरे से नजरें मिला के अपनी दिल की बातें कहना चालू करता है। हेनरी कहता है कि आज मुझे वो दिन याद है कि जब 2 साल पहले मेरे बड़े बेटे की मौत हो गई थी। उस टाइम मैं भी बहुत ज्यादा टूट गया था। मैं अपने छोटे बेटे से भी बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, हालांकि वो बात मैं जता नहीं पाता। वो एक एक करके ऐसी ही बातें कैमरे के सामने कहता है, लेकिन इन्हीं बातों के दौरान हेनरी को वापस गुस्सा आ जाता है और इस बार उसे इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि उसके सर में पेन होने लगता है और वो वहीं पे गिर के बेहोश हो जाता है। और जब हेनरी को वापस होश आता है तो वो देखता है कि ना तो वहाँ पे कोई होमलेस आदमी है और ना ही उसका कैमरा। वही हम डॉक्टर सेरेन को देखते हैं कि वो हर तरफ हेनरी को ढूंढ रही होती है। तभी डॉक्टर सेरेन को वो होमलेस आदमी दिख जाता है जिसके हाथ में वो कैमरा था। ये वही कैमरा होता है जिससे वो आदमी हेनरी को शूट कर रहा होता है। वो उस कैमरे के अंदर हेनरी की वीडियो को ही सुन रहा था, जिसकी वजह से डॉक्टर सेरेन वो आवाज सुन लेती है। वो दौड़ के उस आदमी के पास जाती है और उससे पूछती है कि ये आदमी कहाँ पर है। वो होमलेस आदमी डॉक्टर को बताता है कि हेनरी अभी अभी ब्रुकलिन ब्रिज की तरफ गया है। डॉक्टर समझ जाती है कि हेनरी आखिरकार ब्रिज पे क्या करने गया होगा। जिसके बाद हम हेनरी को देखते हैं जो कि ब्रुकलिन ब्रिज के पास खड़ा होता है। हेनरी के इस ब्रिज पे आते ही उसकी कुछ यादें ताजी हो जाती है। वो उस समय को याद कर रहा होता है जब वो अपने छोटे बेटे के साथ इसी ब्रिज पे डांस कर रहा था। उसे अब इस बात का एहसास होता है कि उसके छोटे बेटे को बचपन से ही डांस करना कितना ज्यादा पसंद था। उसे इस बात का भी एहसास है कि उसे अपने बेटे को सपोर्ट करना चाहिए था, लेकिन अब इन बातों का कोई फायदा नहीं है क्योंकि अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी है। वो अपनी गलती मान रहा होता है और उसे लगता है कि वो अब अपने परिवार से बहुत ज्यादा दूर आ चुका है। अब उसकी कोई भी परवाह नहीं करता और वो उस ब्रुकलिन ब्रिज से नीचे कूदने ही वाला होता है। इतने में ही वहाँ पे डॉक्टर सेरेन आ जाती है। वो उससे बताती है कि अगर तुम हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओ तो तुम्हारी हालत में वापस से सुधार आ सकती है। मैंने वो 90 मिनट वाली बात बस यूं ही कह दी थी क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। मैं बहुत ही डिस्टर्ब हूँ। लेकिन हेनरी उससे कहता है कि इससे मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जानता हूँ कि मेरी हालत खराब हो रही है और दिन पे दिन और बदतर हो जाएगी। वो कहता है कि मेरे रहने और ना रहने से किसी को फर्क नहीं पड़ता। अगर आज मैं जिंदा भी हूँ तो मेरी वाइफ और मेरा बेटा मुझे देखना तक पसंद नहीं करते। और वो ये सब कहने के बाद ब्रिज के ऊपर चलने लगता है और पानी में छलांग लगा देता है। डॉक्टर सेरेन भी उसे बचाने के लिए पानी के अंदर कूद जाती है और उसे बाहर निकाल लाती है। वो जब पानी से बाहर आता है तो वो सूरज की तरफ देखता है। सूरज की रोशनी सीधे उसके चेहरे पे पड़ रही होती है। उसकी नजर वहाँ पे एंजॉय कर रहे कुछ बच्चों पे पड़ती है। वो देखता है कि वो बच्चे कितना ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं, अपनी लाइफ को अच्छी तरीके से जी रहे हैं। उसे इस बात का एहसास होता है कि वो जो कर रहा था वो गलत था। ये लाइफ बहुत ज्यादा अच्छी है, उसे इस लाइफ को एंजॉय करना चाहिए। वो अपनी घड़ी में टाइम देखता है। वो देखता है कि उसकी घड़ी खराब हो चुकी है। फिर वो समय का अनुमान लगाता है। अनुमान लगाने से उसे पता चलता है कि शायद अभी उसके पास 19 मिनट का और टाइम है। लेकिन सेरेन उससे कहती है कि वो बात सच नहीं थी, वो बात मैंने बस ऐसे ही गुस्से में कह दी थी। हेनरी इस बात पे कहता है कि हो सकता है कि तुम्हारा अनुमान सही भी हो। वैसे भी मैं मरने से पहले सबसे पहले अपने बेटे से मिलना चाहता हूँ। जिसके बाद वो डॉक्टर सेरेन के साथ एक टैक्सी से अपने बेटे की डांस एकेडमी की तरफ चला जाता है। ये दोनों जब उस टैक्सी से जा रहे होते हैं तो टैक्सी ड्राइवर टैक्सी को बहुत धीरे ड्राइव कर रहा होता है। इन दोनों को उस टैक्सी के अंदर बैठ के काफी ज्यादा ठंड भी लगती है क्योंकि दोनों के कपड़े भीगे हुए थे। जब ये लोग टैक्सी ड्राइवर से हीटर चालू करने के लिए कहते हैं तो वो टैक्सी ड्राइवर एसी चालू कर देता है। दरअसल ये वही टैक्सी ड्राइवर होता है जिससे आज सुबह ही हेनरी का ट्रैफिक सिग्नल पे झगड़ा हुआ था। वो टैक्सी ड्राइवर अब इन दोनों के ऊपर पेपर स्प्रे का इस्तेमाल करने वाला होता है और इतने में ही टैक्सी के अंदर इन तीनों के बीच छीना झपटी चालू हो जाती है और इसी छीना झपटी के बीच वो पेपर स्प्रे हेनरी के हाथ लग जाता है। हेनरी उस स्प्रे को ड्राइवर के फेस पे स्प्रे कर देता है। उसके बाद ये दोनों उस ड्राइवर की कार लेके वहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में हेनरी डॉक्टर सेरेन को अपनी लाइफ की सारी किस्से कहानियां बताता है और यही सब बताते बताते वो इमोशनल हो जाता है। वो अपनी खानदानी घड़ी जो कि अभी उसने अपने हाथ में पहनी है वो भी वो डॉक्टर सेरेन को दे देता है। इधर हम देखते हैं कि हेनरी का बेटा अपनी माँ से फोन पे बात कर रहा होता है। उसकी माँ ने हेनरी की सारी सच्चाई उसको बता दी थी। वो अपने बेटे से बता देती है कि तुम्हारे डैड की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, उनके पास अब ज्यादा टाइम नहीं है। ये सुनने के बाद हेनरी का बेटा बहुत ज्यादा उदास होता है। उसे अपने किए पे पछतावा होता है। उसे इस बात का बहुत ज्यादा अफसोस है कि उसे अपने पिता के कॉल को उठाना चाहिए था, उनसे बात करनी चाहिए थी। वो अपने किए पे बहुत ज्यादा शर्मिंदा है और बहुत ज्यादा उदास भी। वो अब सारी सच्चाई जानने के बाद अपने डैड को बार बार कॉल करता है लेकिन
लेकिन हेनरी अपना फोन तोड़ चुका है। अब उसके कॉल करने का कोई फायदा नहीं है। अब उसे ऐसा लगने लगता है कि शायद उसके पिता हेनरी अब इस दुनिया में नहीं रहे, इसीलिए वो वापस अपने एकेडमी में आ जाता है और यहाँ पे एक गाना प्ले करके सुनने लगता है जो उसका और उसके डैड का फेवरेट हुआ करता था। लेकिन कुछ देर बाद ही हेनरी वहाँ पे आ जाता है और अपने बेटे के बगल में आके बैठ जाता है। हेनरी को देख के उसका बेटा काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। हेनरी अपने बेटे से कहता है कि मैं इस गाने पे आखिरी बार तुम्हारे साथ डांस करना चाहता हूँ। हेनरी और उसका बेटा इस गाने पे डांस करते हैं। फिर इसके बाद वो डॉक्टर सैरिन के साथ हॉस्पिटल चला जाता है वहाँ पे एडमिट होने के लिए। दरअसल हेनरी ने डॉक्टर सैरिन से ये वादा किया था कि अगर वो अपने बेटे से मिल लेगा तो वो उसके साथ हॉस्पिटल जाएगा। इसके बाद ही हेनरी हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है। हेनरी के परिवार वाले हेनरी से मिलने के लिए हॉस्पिटल में आते हैं। वो भी अपने परिवार वालों से अच्छे से बात करता है। 8 दिनों के अंदर हेनरी ने एक बार भी गुस्सा नहीं किया था। वो अपने इन दिनों को काफी प्यार के साथ जीता है और आखिरकार हेनरी की 8 दिनों के बाद मौत हो जाती है। इसके बाद हम डॉक्टर सैरिन को देखते हैं। वो भी उस रिलेशनशिप से बाहर निकल आई है जो कि उस हॉस्पिटल के शादीशुदा डॉक्टर के साथ था। अब सैरिन उस हॉस्पिटल में काम नहीं करती बल्कि वो किसी और क्लिनिक में काम करती है, जैसा कि वो हमेशा से चाहती थी। डॉक्टर सैरिन भी अपनी लाइफ में काफी ज्यादा खुश है। दरअसल उसने हेनरी की लाइफ को देख के सीखा है कि इंसान को अपनी लाइफ में क्या करना चाहिए और किन चीजों को अपनी लाइफ में कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। डॉक्टर सैरिन ऐसा नहीं चाहती कि वो भी अपने जीवन की भाग दौड़ में हेनरी की तरह अपनों को पीछे छोड़ दे। हेनरी की कहानी डॉक्टर सैरिन के साथ हमें भी ये सीख देती है कि भले ही हम अपने जीवन में किसी भी चीज को पाले, लेकिन उन चीजों को पाने की शर्त में अपने निजी रिश्तों को दांव पे लगाना नहीं होना चाहिए। दोस्तों, आशा करता हूँ ये कहानी आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी।